तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था, परागकण के जो कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जैविक कारक में मैंने बताया था कीट आ गए, बटरफ्लाई आ जाती हैं, मधुमक्खी आ जाते हैं और थोड़े कुछ पक्षी आ जाते हैं, बैट्स आ जाते हैं हमारे चमगादड़। ठीक है, और अजैविक कारक में बताया था 2 कारक होते हैं, एक होता है हमारा वायु और जल। इनके द्वारा परागण की क्रिया होती है ना। सबसे ज़्यादा परागण जो होता है हमारा कीटों के द्वारा ही होता है, जैविक कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, आज हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम परागण का पहला कारक या अभिकर्मक उठाते हैं। वायु द्वारा परागण। ठीक है, इसको बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी वायु है हवा के द्वारा परागण होता है। जो हमारे परागण है वो हवा के द्वारा उड़ के स्त्री कल्चर के जो वर्तिकाग्र वाले पार्ट पर जा कर के बैठते हैं और वहाँ उनका निषेचन की प्रक्रिया वहाँ से संपन्न होती है। ठीक है, तो इसके वायु परागण के पौधों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कुछ अडप्टेशन करते हैं अपने में। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, वायु परागण में क्या होता है, ये जो हमारा परागकोश होता है ये परिपक्व होने के बाद में फटता है, तो हवा के सहारे से ये उड़ करके स्त्री केसर पर जा कर के बैठते हैं। परागकण स्त्री केसर पर हवा के द्वारा उड़ करके जाएंगे और निषेचन होगा। तो इसके लिए हमें कैसे परागकण पैदा करने होंगे जो हवा के साथ उड़ सकें। देखिए, हल्के परागण होंगे। ठीक है, हल्के परागकण होने चाहिए। और नंबर 2, ये जो है ना स्त्री केसर है हमारा फेदर ही होना चाहिए। स्त्री केसर बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसानी से आकर के एक संयोगात्मक घटना है, कोई ये प्रोबेबिलिटी नहीं कि 100% निषेचन होगा ही होगा, हो भी सकता है बिना निषेचन के भी मर सकता है। तो इसके लिए मैं फेदरी बड़ा स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र है, बड़ा वर्तिकाग्र होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 कंडीशन क्या है इसमें, मोनो ओव्यूलर ओवेरी होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे अंडाशय के अंदर, अंडाशय में एक बीजांड होना चाहिए, ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल। ठीक है, एक ओवेरी है, इसके अंदर सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। ये जो ओव्यूल है सिंगल होना चाहिए, है ना। ये 3 कंडीशन हो गई। परागकण जितने ज़्यादा हल्के होंगे उतने आसानी से ये उड़ करके पहुंच सकते हैं वर्तिकाग्र तक। ठीक है, और चिपचिपाहट रहित होने चाहिए कि आसानी से हवा के झोंके के साथ उड़ सकें। चिपचिपाहट रहित, है ना। और इसमें मकरंद की उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, शहद की आवश्यकता नहीं होती है ना। यही 3-4 कंडीशन है आपकी। और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा मक्का की जो रहती है उसमें यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिए, असंख्य पुष्पगुच्छ। पुष्पगुच्छ होने चाहिए। ठीक है, मक्का की जो बाल होती है उसमें जो है असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं, इस टाइप के बने हुए होते हैं। ठीक है, असंख्य होते हैं जिसमें ये परागण को कैच करने का काम करते हैं। ये कोई भी आ जाए इनसे आपस में फंसा लेंगी और परागण
निषेचन हो जाएगा। तो असंख्य पुष्प गुच्छ होने चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा मक्का, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा पार्थेनियम घास। ठीक है, यहाँ तक आपका जो हमारा वायु परागण वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायु परागण के पश्चात जल परागण, है ना। तो देखिए, ये नंबर 1 था जल परागण। ये हमारे अजैविक कारक है ना, अजैविक कारक क्या, एबायोटिक एजेंट, है ना। तो जल परागण की बात कर लेते हैं हम। जल परागण में हमारा जो परागकण है ना, निषेचन की क्रिया के लिए जो परागकण हैं वो जल के माध्यम से जाते हैं, मतलब पौधे जल में उपस्थित होते हैं, मान लीजिए आप, है ना। इसमें भी 3 टाइप का होता है जल परागण। कुछ परागण ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जो जल में तो उगते हैं लेकिन उनका परागण जो है कीटों के द्वारा या हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, मगर जल में उगते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है वाटर हाइसिंथ, है ना, वाटर लिली, जो आपने देखा होगा। वाटर लिली के पौधे जल में उगते हैं लेकिन ऊपर निकले हुए होते हैं और कीटों और वायु द्वारा परागण होता है। तो देख लीजिए, ये जल परागण है, बहुत ही सीमित पौधों में पाया जाता है, लिमिटेड पौधों में पाया जाता है, में होता है ना। 30 वंशों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कुछ में देखिए किस किस में पाया जाता है। हमारा एल्गी में पाया जाता है। नंबर 2 ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पाया जाता है। इन तीनों का जो हमारा इनका जो फैलाव है ब्रायो, टेरिडो और एल्गी का बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है इनका फैलाव, क्योंकि जल के द्वारा परागण होता है और जल बहुत ही लिमिटेड पाया जाता है और लिमिटेड पौधे पाए जाते हैं। तो इनका मतलब निषेचन की प्रक्रिया हो नहीं पाती, इस वजह से इनका फैलाव बहुत ही सीमित है। ओनली 30 जनरेशन तक ही पाया जाए, 30 वंशों में ज्ञात है अभी तक जल परागण। ठीक है, अभी मैंने बताया था इनके भी 3 टाइप होते हैं, उन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए, जल परागण के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, कुछ पौधे होते हैं जो जल में उपस्थित होते हैं परंतु परागकण के लिए जल को डायरेक्टली यूज में नहीं लाते हैं। जल में उपस्थित होते हैं परंतु परागण वायु तथा कीटों द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। वाटर लिली या फिर एक और हो जाता है वाटर हायासिंथ। ठीक है, वाटर लिली और वाटर हायासिंथ पानी की सतह पर उगते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन परागण कैसे होता है हमारा? कीटों द्वारा या हवा के द्वारा होता है। और नंबर 2 देखिए,
जल की सतह से परागण होता है। में नंबर 2 हो जाता है हमारा। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जल की सतह से कैसे परागण होता है ये समझिए। ये जो है ना, जो हमारा स्त्री के सारा वर्तिकाग्र जो है फीमेल जेनेटिक ऑर्गन, वो हमारा डंठल नुमा होता है और वाटर की सतह पर आ जाता है तैरते हुए, ठीक है। और जो हमारा मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, वो पानी में छोड़ दिया जाता है पानी की सतह पर। दोनों मतलब पानी के सेम लेवल पे होते हैं। देखिए ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये यहाँ से छोड़ देगा तो ये तैरते तैरते आ जाएंगे, ऐसे ये है यहाँ पे, तो तैरते तैरते आ जाएंगे वर्तिकाग्र तक, क्योंकि ये डंठल नुमा होते तो बहुत लंबे हैं, डंठल नुमा होते हैं, ठीक है। तैरते हुए आ जाते हैं और फीमेल के वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये बल्ब पानी की सतह पर तैरते हुए आते हैं, दोनों डंठल नुमा पानी की सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा वेलिस्नेरिया, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हो जाता है हमारा हाइड्रिला। और इनकी एक और कंडीशन होती है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है ना हमारे फ्रेश वाटर में होते हैं, लिख सकते हैं फ्रेश वाटर प्लांट, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है ना। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, परागण जो है पानी के अंदर होता है, हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं इसको, ठीक है। जल परागण को लिखते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। परागण जो है हमारा पानी के अंदर होता है, जो थोड़ा इंक खत्म हो गई है, 1 मिनट पॉज करेंगे। हाँ तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या थी, जल के अंदर परागण, बिलो वाटर या वाटर सरफेस, है ना, जल के अंदर परागण। इसमें क्या है, हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, ये हमारा पानी है वाटर, तो क्या होगा, ये हमारा पुंकेसर हो गया, है ना, ये इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों सेम लेवल पर तैरते हैं, पानी के अंदर सेम लेवल पर तैरते हैं, है ना, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो मेल गैमेट हमारा मोटाइल होता है, तो ये परागकण को पानी में छोड़ देता है, पानी में छोड़ते हुए सेम लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, तैरते हुए स्त्रीकेसर तक परागकण आ जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसके कुछ और परागकण की कुछ विशेषता रहती हैं। परागकण जो हमारे फीते नुमा परागकण पैदा करता है, लिखते हैं परागकण फीते नुमा होते हैं। नंबर 1 ये लक्षण ये है। दूसरा क्या है, इसमें गीला श्लेष्म आवरण परागकण पर होता है, जो परागकण को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या म्यूसिलेशनस की कवरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं,
देखिए इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है हमारा, जल के अंदर परागकण होता है ये, अभी मैंने बता दिया, एकदम तैरते रहते हैं, सेम लेवल पर फ्लोट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, सी ग्रास या समुद्री घास, है ना, ठीक है, समुद्री घास आ जाती है हमारी इस पर। तो एक बार और समझ लीजिए, वायु द्वारा परागण होता है, अजैविक कारक में दो होते हैं, वायु द्वारा और जल द्वारा। वायु द्वारा हल्के परागण उत्पन्न करता है ताकि उड़ सकें, बड़ा वर्तिकाग्र होता है ताकि कैच कर सके वर्तिकाग्र, है ना। अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है, ठीक है। ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है ना। चिपचिपाहट रहित होता है, शहद से रहित शहद नहीं होता है, चिपचिपाहट भी नहीं होती है क्योंकि उड़ना है उनको भाई, चिपक पाएंगे तो कैसे उड़ जाएंगे। असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, ठीक है, असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, मक्का हो गई हमारी, मक्का का अभी मैंने बता ही दिया था इतना डिटेल से। और नंबर 2 आपका पार्थिनियम घास हो गई। और एक और इसमें ये जो है, इन पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, खुले हुए होते हैं, अनावृत होते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। जल परागण की बात कर लेते हैं, दूसरा जैविक कारण, ये सीमित पौधों में होता है, कुछ एल्गी ब्रायोफाइट में पाया गया है और टेरिडोफाइट में पाया गया था। ओनली 30 वंशों तक ही पाया गया है, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में पाया जाता है ये। इसमें 3 टाइप का होता है। नंबर 1, जल में उपस्थित होते हैं परंतु परागण के लिए कीट और वायु को ही लाते हैं यूज़ में, क्योंकि ये वाटर की सरफेस के ऊपर निकले रहते होंगे, सब ने देखे होंगे वाटर लिली या वाटर हायसिंथ, ठीक है, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो इनका जो परागण है ना, जो कीटों द्वारा और वायु द्वारा होता है, जल की सतह से परागण होता है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रोला में सेम लेवल पर फ्लोट करते हैं, लंबे डंठलनुमा से सतह पर आ जाते हैं वाटर के और परागण हो जाता है। और जल के अंदर होते हैं, परागण फीतेनुमा होते हैं और गीले म्यूसलेसनस कवरिंग होती है इन पर। सी ग्रास समुद्री घास में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है ना, आपको वो पढ़ाते हैं। अजैविक के कारक के बाद में आएगा हमारा जैविक कारक, ठीक है। परागण के जैविक कारक, ठीक है। जैविक कारक या बायोटिक एजेंट, ठीक है, इसको कैसे बताएंगे। बायोटिक एजेंट में देखिए हमारे कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, इंसेक्ट लिख सकते हैं, कीट में क्या क्या लिख सकते हैं, हमारा बीस आ जाएगा, हमारा मधुमक्खी आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे हम तितली लिख सकते हैं, बटरफ्लाई, बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। कीट जो है हमारे बहुत सारे होते हैं, फिर बास्प आ जाएगा, है ना, बास्प आ जाएगा, मोथ आ जाएगा हमारा, एक हमारा आ जाएगा कीट के अलावा चमगादड़ आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए चमगादड़ के लिए कुछ अलग कंडीशन होती है, थोड़े बड़े पुष्प पैदा करने होते हैं जिसमें मलिन और गंधयुक्त पौधा पैदा होते हैं। एक हमारा आता है बर्ड, पक्षी भी आ जाते हैं, कुछ में छिपकली द्वारा भी होता है, पक्षी बड़े बड़े पक्षियों के द्वारा भी हो जाता है। और कुछ में ऐसा हमारा रिलेशन होता है कि दोनों सहजीविता का काम करते हैं, एक के बिना एक नहीं रह सकता है। कोई पौधा किसी के द्वारा परागित होगा और वो जीव उसमें अंडा रखने की जगह देगा उसको, ठीक है, ऐसे हो जाता है हमारा। अब हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। जैविक कारक, बायोटिक एजेंट से परागित पौधों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, लक्षण लिख लेते हैं, ठीक है। लक्षण, किसके लक्षण हैं, हमारे जैविक कारक जिनको परागित करते हैं उन पौधों के लक्षण, ठीक है। कीट परागण जैसे कि जंतु परागण, उनके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या होगा, मकरंद युक्त, है ना, युक्त पुष्प पैदा करते हैं, लिख लीजिए आगे, मकरंद युक्त पुष्प पैदा करते हैं, ठीक है। नंबर 2 है हमारे बड़े पुष्प उत्पन्न होते हैं, जो आसानी से कीटों को दिख सकें, है ना। और एक कंडीशन और लिख लेते हैं, चमकीले पुष्प पैदा करेंगे, है ना। और जो हमारे छोटे पुष्प रहेंगे ना, पुष्प छोटे पुष्प गुच्छ में पैदा होते हैं, छोटे पुष्प गुच्छ में पैदा होते हैं, ठीक है, में होते हैं, है ना। ये 4 कंडीशन हो गई, और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं इसमें, है ना। ऐसे कोई इतना ज़रूरी नहीं है इसमें। क्या कंडीशन होगी, देखिए, ऐसा लगना चाहिए कि हमें कीट है, मतलब दूर से ही देख के एकदम आकर्षित हो जाए, उनको लालच देने का काम करते हैं। तो लालच कैसे दिया जाएगा, हमें शहद दे दिया जाए, कुछ खाने के लिए मिल रहा है, इधर से उठा के इधर जाएंगे, दूसरे पौधे से दूसरे पे जाएंगे तो आसानी से परागित हो जाएगा। तो एक देखिए, और रंगीला पुष्प होगा, चमकीला, तो क्या होगा, आसानी से विजिबल होगा, बड़ा होगा तब भी विजिबल होगा। और असंख्य गुच्छों में होते हैं, जिनमें तितलियाँ आकर बैठती, कभी इधर कभी उधर, तो उससे परागित हो जाते हैं। और मकरंद का क्या काम है, चिपचिपाहट, चिपचिपाहट, है ना, चिपचिपाहट, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। चिपचिपाहट होती है, जो पैरों पे चिपक जाते हैं, परागण पूरा एकदम चिपचिपा जाता है, मतलब जीव, और उस पर परागकण एकदम लोड हो जाते हैं, परागकण दूसरे पौधे पे जाकर के छोड़ देता है ना। ये 4 कंडीशन हो गई आपकी, चिपचिपाहट युक्त होते हैं हमेशा। और एक कंडीशन, मेन कंडीशन ये भी है, इसमें खुशबू आती है एकदम, पुष्प जो है सुगंधित होता है, सुगंधित होता है, कुछ में एक गंध भी पैदा करता है। किसी दूसरे से चमगादड़ को बुलाना है तो बड़ा पुष्प पैदा करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ गंध भी पैदा करनी होगी हमें। देखिए, कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं हमारे, एग्जाम्पल पढ़ा लेते हैं। 2 सेट में एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। एक होता है हमारा अमोर्फोफोलस, अमोर्फोफेलस का एक पुष्प होता है। नंबर 1 एग्जाम है हो फेलस पुष्प 6 फीट लंबा पुष्प होता है, जो एग लेइंग के लिए जीवों को स्थान प्रदान करता है, उसके बदले में उनसे परागण होता है। मतलब अमोर्फोफोलस का जो पुष्प 6 फीट बड़ा रहता है, इसके अंदर कीट अपने अंडे रखते हैं और उसके बदले में कीटों से वो परागण होता है, निषेचन का काम करते हैं, ठीक है, परागित हो जाता है। वो कीट उसके परागण को लेकर के आएंगे, उसके अंदर अंडे रखेंगे, इसके ओवेरी के अंदर रखते हैं, तो उसके बदले में उनसे परागित हो जाएगा। अमोर्फोफोलस पुष्प 6 फीट लंबा पुष्प होता है। जिसके अंडाशय में
कीट अंडे रखते हैं और आगे लिख दिए उसके बदले में वो उन कीटों से परागित होने का काम करता है। ठीक है। और नंबर 2 एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक होता है युक्का पादप और शलम। शलम जो है एक जीव होते हैं। ठीक है। शलम एक जीव होते हैं और युक्का पादप एक पेड़ होता है। ठीक है। और युक्का पादप क्या काम करता है, युक्का पादप थोड़ा बड़ा प्लांट होता है। शलम अंडे युक्का पादप के अंडाशय में जा कर के देता है। ठीक है, बीजांड में। तो उससे क्या होता है, उसके बदले में जो युक्का पादप है शलम के द्वारा परागित होता है ना। देखिए एक बार समझ लीजिए, शलम है जैसे कि, तो ये जाएगा, ये जैसे कीट हो गया हमारा, इस यहाँ पर अंडे रख देगा। ये परागण को इसके पे चिपके रहेंगे, इधर उधर घूमेगा तो परागण चिपके रहेंगे। इसके परागण युक्का पादप के परागण इस पे चिपके रहेंगे। इसके अंदर जाएगा, अपने अंडे एगलिंग कर देगा, अपने अंडे छोड़ देगा इसके अंदर, है ना। तो इसके बदले में यहाँ जा कर के परागण भी छोड़ देगा अंडों के साथ में। ठीक है। तो ये परागित हो जाएगा, इतने में निषेचन हो जाएगा। तो ये अंडे बड़े हो जाएंगे, अंडे बड़े हो जाएंगे। ठीक है। जैसे निषेचन हो जाएगा, जब अंडे बड़े हो जाएंगे तब उसके बाद में बीज बन जाएगा। क्या बीज बन जाएगा, पौधे का फल भी उत्पन्न हो जाएगा और अंडे भी बड़े हो जाएंगे। जब तक कीट भी बाहर निकल आएंगे, तब जब कीट बाहर निकलेंगे ना तभी हमारा फल बन के तैयार होगा। ठीक है। इनका भी रिलेशन होता है। शलम अपने दूसरा एग्जाम्पल है ये, युक्का पादप के अंडाशय में रखता है। यहाँ पर ऐसा लिख दें, शलम जो, ये चेंज कर लीजिए आप, ये लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए, इतना लंबा डिटेल में लिखने की जरूरत है क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। शलम जीव से, शलम को मौत भी बोलते हैं, जीव से युक्का पादप परागित होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मैंने बताई दिया। बायोटिक एजेंट में यही होते हैं, कुछ कीट आ जाते हैं, मधुमक्खी बटरफ्लाई आ जाती है ना, और चमगादड़ आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं कुछ बड़े बड़े, छिपकली भी आ जाती हैं, कहीं बाज, मौत और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कीट छोटे छोटे आ जाते हैं ना। इनके पौधों के कुछ लक्षण होते हैं, ये सुगंधित पुष्प पैदा करते हैं, मकरंद युक्त शहद युक्त पौधा पैदा करते हैं, एकदम पुष्प सुगंध युक्त होता है, और बड़े बड़े पुष्प होते हैं, और छोटे पुष्प जो होते हैं वो एकदम असंग मतलब पुष्प गुच्छ में पैदा होते हैं, एकदम 4-4 पुष्प। तो इन पे तितलियाँ इधर से उधर जाती हैं तो आसानी से परागित हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में इनमें खुशबू भी आती है पौधों में। ये 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, तो मैं अगली वीडियो में उस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगा, है ना। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, वही प्रजनन युक्तियाँ, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है। इसमें 3-4 कंडीशन होती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मतलब पुष्प जो है पर परागण करने की चाहत रखता है, क्योंकि स्वपरागण अगर लगातार होता रहे ना तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। कोई मतलब बीमारी पौधों को फैल रही है तो अगली पीढ़ी में भी वही फैलती जाएगी, तो इससे जो है संतति एक जैसी बनती जाएगी। तो मतलब कोई भी मतलब
अप्रभावी लक्षण, जैसे पौधा बौना है तो वो बौना ही रहता जाएगा, चाहे 10 पीढ़ी या 20 पीढ़ी, क्योंकि उसमें स्वपरागण हो रहा है। तो एक बहुत ही कमी है स्वपरागण की हमारे जो ऑटोगमी होती है विशेष करके उसमें होता है यही काम, है ना। तो इसके लिए पौधा ये चाहता है कि मैं नए नए लक्षणों को अपने अंदर समाहित करूं, तो इसीलिए वो चाह रखता है कि मैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब मैं वही परागण करूं, किसी दूसरे प्लांट के पुष्प से परागित होऊं। इससे क्या होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी होता है। किसी लंबे पुष्प का बौने पुष्प पे करेंगे तो ऑब्वियसली लंबा पुष्प होगा, क्योंकि अप्रभावी लक्षण है वो दब जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हर पुष्प चाहता है कि मैं दूसरे पुष्प से परागित हूँ, तो इसके लिए वो अपने में कुछ अडेप्टेशन करता है ना। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, स्त्री केसर व पुंकेसर एक ही समय पर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही वाली हेडिंग डाल के, ठीक है। समय पर परिपक्व न होना, ये जान लीजिए। स्त्री केसर है, निषेचन कब होगा, जब स्त्री केसर परिपक्व हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा। ऐसी पुंकेसर जब मैच्योर हो जाएगा तभी तो फटेगा ना सूख करके, तभी तो पोलन रिलीज करेंगे परागकोश, है कि नहीं। तब वो एक ही समय पर दोनों अलग अलग टाइम पे, ये मान लो स्त्री केसर पहले ही परिपक्व हो गया और उस पुष्प का जो पुंकेसर है वो परिपक्व हुआ ही नहीं, तो किसी दूसरा पुष्प आएगा उसको परागित कर देगा। पुष्प का पुंकेसर का जो परागकण आएगा दूसरे पुष्प का परागण आएगा उसको परागित कर देगा, क्योंकि उसका पुंकेसर के चांस सबसे ज़्यादा है परागित करने के, क्योंकि पास में तो वही है ना। जब वो मैच्योर ही नहीं हुआ तो दूसरा ही परागित कर देगा, है ना। तो देख लीजिए ये वाला समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग स्थान पर उपस्थित होना, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा स्त्री केसर हो गया, ये हो गया पुंकेसर। तो ये यहाँ से कैसे जाएगा इसको परागित करने के लिए, परागित नहीं कर पाएगा ना, ये नीचे गिरेंगे ना। एक आध जा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन में ज़्यादा चांस क्या है, नीचे गिरेंगे। परागित करने के लिए आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, आदर्श कंडीशन क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर होना चाहिए ना, तो आसानी से गिरेगा, सूख जाएगा तो आसानी से गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं पुंकेसर व स्त्री केसर अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं। ये मान लीजिए जब पुंकेसर और स्त्री केसर है ना हमारे, तो अलग अलग स्थान पर स्थित होंगे तो कैसे परागण हो जाएगा, है ना। और ये भी देख लीजिए, एक कंडीशन ये होती है हमारा स्व असमंजस्य, है ना, स्व असमंजस्य, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक इनकैपेबिलिटीज़, है ना, जेनेटिक कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या होता है हमारा स्व असमंजस्य होता है, इसमें परागण है ना ये पहचान लेता है। इसके अंदर स्टिग्मा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख देते हैं हम जेनेटिक मैकेनिज्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते कैपेबिलिटीज, सेल्फ कैपेबिलिटीज इनबिलिटी, सेल्फ इनकैपेबिलिटी होती है, स्व असमंजस्य होता है कि
अपने परागकण को पहचान लेता है और उससे परागित नहीं होता है कि ये तो मेरा है भाई, इससे मैं परागित नहीं होऊंगा, किसी बाहर वाले से परागित होऊंगा। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये इसके पूर्वजों से इसके अंदर आती है, क्योंकि आसानी से पहचान लेगा कि ये मेरा है, मैं परागित नहीं होऊंगा और जिटनोगेमी होगी। इसके लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ये मान लीजिए मक्का का हो गया, जैसे कि मक्का में क्या होता है, ऑटोगेमी नहीं होती है, जिटनोगेमी होती है, क्योंकि प्लांट तो उसका बाइसेक्सुअल होता है। प्लांट जो है द्विलिंगी होता है, परंतु एक पुष्प में एक ही लिंग पाया जाता है। तो इसी प्रकार से वो अपने पुष्प पे परागित नहीं होता है, दूसरे से परागित होता है। यदि अपना भी गिर जाए ना, इस पर अपना गिर जाए तो परागित नहीं होगा, इसको चाहता है कि मैं दूसरा ही गिरूँ। यदि ये गिरता है तो पहचान लेता है, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, पहचान लिया इसी का है तो पॉलिनेटिव फॉर्म नहीं होगी, है ना, पॉलिनेटिव रोक देगा फॉर्मेशन होना। यदि दूसरे प्लांट का है तो पॉलिनेटिव फॉर्म होगी। यही चीज़ है, स्व असमंजस्य का मतलब यही है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटीज़, है ना। चौथा क्या है, चौथा हमारे यहाँ पर होता है कि प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है ना, पुष्प एक लिंगी पुष्प पैदा करता है। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, मक्का, नंबर 2 आर्किड। ये क्या हो गया, एक लिंगी, समझ रहे हो, यूनिसेक्सुअल। मक्का में मैंने अभी बताया, मक्का में होते तो दोनों ही हैं। मक्का का प्लांट जो है होता तो बहुलिंगी है, परंतु एक पुष्प में एक ही लिंग होता है, या तो मादा होगा या नर होगा। अलग अलग पुष्पों में होता है, यहाँ मादा है, यहाँ नर है मादा है, अलग अलग पुष्प पे होंगे। लेकिन प्लांट जो है पूरा ही बहुलिंगी है, द्विलिंगी है प्लांट तो, ठीक है। तो इसमें जिटनोगेमी होती है मक्के में। तो पुष्प यदि चाहता है कि मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करूं, जिटनोगेमी करूं, ऑटोगेमी ना करूं, तो वो एक लिंगी पुष्प पैदा करता है, या एक लिंगी पूरा पौधा भी पैदा कर लेता है ना, या एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी पौधा भी पैदा कर लेता है, पौधा पैदा करता है, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा पपीता। पपीता में क्या होता है, पूरा पौधा ही, आपने देखा होगा पपीता का जब फल आता है ना, 3-4 पेड़ एक साथ लगे हुए होंगे तभी उस पर फ्रूट आएगा, वरना आता नहीं। सिंगल पेड़ है तो नहीं आएगा फ्रूट, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़ या तो नर होगा या मादा होगा। हमारी तरह होता है, हम भी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होता है पपीता का। लेकिन अब हाइब्रिड ब्रांड आने लगे हैं जिनमें दोनों में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बीज भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए भाई, प्रजनन युक्तियाँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। यदि पौधा चाहता है कि मैं पर परागण करूं तो इन युक्तियों का प्रयोग करता है, वो अपने में इन अडेप्टेशन को कर लेता है, उत्परिवर्तन। स्त्री केसर व पुंकेसर एक ही समय पर परिपक्व नहीं होते हैं, जिससे कि चांस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के पर परागण के बढ़ जाते हैं। पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं, जिससे कि हमारा परागकण पहुंच नहीं पाता है। स्व असमंजस्य, है ना, इसमें क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटीज होती है कि अपने परागकण को पहचान लेता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, और पुष्प एक लिंगी पुष्प पैदा करते हैं, ठीक है, या एक लिंगी पौधा भी पैदा करते हैं। किसके चांस बढ़ाने के लिए, पर परागण के चांस बढ़ाने के लिए, है ना। इसे साफ कर देते हैं। अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा निषेचन। मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक था परागकण स्त्रीकेशन संकर्षण, कुछ पार्ट उसमें इसी का आएगा और आगे का पार्ट निषेचन आएगा, ठीक है। उसी में ऐड कर लीजिए, या फिर थोड़ा आगे भी लिख लीजिए निषेचन, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन। और एक चीज़ होती है इसमें परागकण इस तरीके से संकर्षण। इस तरीके से संकर्षण। इसमें क्या होगा, मैं बताया था कि पोलन रिलीज होगा तो क्या करेगा। देखिए ये मान लीजिए आपका है पोलन ग्रेन, ठीक है। ये आउटर लेयर है, पेक्टोसेलुलोज की बनी है, बाह्य आवरण। स्पाइरोपोलिन, ये केमिकल होता है जिसे आज तक कोई गला नहीं सका है। ये होता है, ये अंतः आवरण होता है, अंतः आवरण। ये होता है हमारा जनन छिद्र, जहाँ हमारा स्पाइरोपोलिन पूरा कवर करता है इसको, लेकिन जनन छिद्र पर स्पाइरोपोलिन अनुपस्थित होता है, ठीक है। स्पाइरोपोलिन लिख लीजिए, जनन छिद्र पर अनुपस्थित होता है। तो ये क्या करेगा हमारा, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आएगा तो देखिए ये परागकण आ गया, कई सारे आ जाएंगे। जो सबसे पहले इसमें घुस जाएगा वही इसको परागित कर जाएगा, ठीक है। बीजांड द्वार को जो सबसे पहले क्रॉस कर जाएगा वही इसको परागित कर जाएगा। देखिए यहाँ पे बना लेते हैं हम, देखिए ये हमारा है फिलीफॉर्म अपरेटस, या इसका मेन काम है तंतु रूपी समुच्चय। एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको बोलते हैं अंडकोश का, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका। आप लोग लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कल भी समझा चुका हूँ मैं। इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक हुए हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। तो देखिए पोलन हमारा, ये अंतः जो आवरण होता है ये किससे बना होता है, पेक्टिन, पेक्टिन प्लस सेलुलोज या पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं, सेलुलोज, ठीक है। पेक्टोसेलुलोज ये यहाँ पर एक शुगर युक्त पदार्थ होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, तो ये फूल जाता है। लिख लीजिए, परागकण फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और ये यहाँ पर जनन छिद्र से लेकर के एक पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ स्पाइरोपोलिन अनुपस्थित होता है तो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा यहाँ से। तो पोलन ट्यूब सबसे पहले जाएगी, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये इसका मार्गदर्शन करेगा। पोलन ट्यूब को बोलते हैं पराग नली, पराग नली का मार्गदर्शन करता है, इसको रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। पराग नली का मार्गदर्शन करेगा हमारा
क्या तंतु रूपी समुच्चय, ठीक है। इन तीनों को मिला करके क्या बोल देते हैं, अंड समुच्चय बोलते हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला के, ये सब जानते, कल बता दिए थे, ठीक है। यहाँ से जाएगी, इसको मार्गदर्शन करेगा और एक सहायक कोशिकाओं में से होकर के, देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा मैंने बताया था पोलन जो होता है परागकण, या तो 3 कोशिकी होता है या 2 कोशिकी होती है, ठीक है। 3 सेल स्टेज, 3 कोशिकी हैं और 2 कोशिकी हैं। परागकण है ना, इसमें 3 कोशिकी में क्या होता है, एक होती है हमारी कायिक कोशिका, और 2 होते हैं 2 नर युग्मक। ये किसमें 40% में पाया जाता है, 40% परागकणों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाओं में, एक होता है हमारा कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। ये 60% परागकणों में पाई जाती है, सिंगल डबल सेल स्टेज और ट्रिपल सेल स्टेज, है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल में जनन कोशिका 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है, ये 40% में पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ में तो 2 नर युग्मक पहले से ही होते हैं, कुछ में एक जनन कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है, डबल सेल स्टेज में होती है। तो कोई डबल सेल स्टेज का पहुंचेगा तो पराग नली का निर्माण के दौरान 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। जनन कोशिका डिवाइड होकर 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। 2 कोशिकीय परागकणों में पराग नली विकसित होने के दौरान जनन कोशिका दो नर युग्मक बना लेती है, नर युग्मक बना लेती है, युग्मक बना लेती है, ठीक है। जनन कोशिका, अब मैंने बताया, देखिए स्टार्ट करते हैं। पोलन आएगा यहाँ पर, ठीक है, किसी भी माध्यम से आएगा। तो जनन छिद्र जहाँ स्पायरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है वहाँ से पैक्टिन और वहाँ से जो है पराग नली फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ये फूल क्यों जाता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है तो शुगर ऑब्जर्व करके फूल जाता है। जहाँ जनन छिद्र होता है वहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। और जो डबल सेल स्टेज में होते हैं वो डिवाइड करके 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। कुछ तो पहले से ही 2 नर युग्मक होते हैं 3 ट्रिपल सेल स्टेज वालों में, ठीक है। तो 2 नर युग्मक निर्माण कर लेंगे तो सीधा जाएगी फिलीफॉर्म अपरेटस में, तंतुरूपी समुच्चय। इसका मार्गदर्शन करेगा पराग नली का किधर जाना है। क्या करेगा, एक सहायक कोशिका में से होकर के इसको निकाल देगा। एक सहायक कोशिकाओं में से होकर के ऐसे निकल गया तो क्या होगा, इससे फर्टिलाइज कर लेगा। और दूसरा नर युग्मक जो एक सेल से, एक नर युग्मक एक सेल से फर्टिलाइज कर लेगा, दूसरा जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक से फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है। जो ध्रुवीय केंद्रक से नर युग्मक फर्टिलाइज करेगा वो हमारा क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक हमारा होता है 2n होता है, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक से कोई नर युग्मक फर्टिलाइज करेगा तो इसको बोलेंगे हम त्रिक संलयन या 3n बन जाएगा, ठीक है। 3n बनेगा ये, इसको एक और बोलते हैं PEN होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। ये 3n होता है, इसकी प्लॉइडी 3n होती है। और ये वाला जो है एक सेल से जो नर युग्मक पहला नर युग्मक फ्यूज करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा ये युग्मनज बना दे, युग्मनज या जाइगोट बना देगा, ठीक है।
ये जाइगोट फॉर्म कर देगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनगैमी भी बोल देते हैं इसको हम, है ना। उसको त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो युग्मनज कुछ समय के पश्चात क्या बन जाएगा हमारा, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएगा। एम्ब्रियो जब विकसित होगा भ्रूण, तो इसको भ्रूण या एम्ब्रियो के रूप में विकसित होगा। कल एम्ब्रियो के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखिए। विकसित होगा। और जो मैंने बताया था, दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, त्रिक संलयन बनाता है। और त्रिक संलयन होगा तो इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा और यहाँ पर एक सेल विकसित हो जाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, फिर ये आगे विकसित हो एक सेल और का निर्माण होगा, इसको बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण हो जाएगा, जो हमारा भ्रूण पोष का निर्माण कर देगा, जो आगे चल करके भ्रूण विकसित होगा, फल का निर्माण होगा, तो हमारा भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है, इसको भ्रूण पोष को बोल देते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से जनन छिद्र से ये पैक्टिन और सेलुलोज फूल जाता है यहाँ से, और प्रागनली जनन छिद्र से निकलती है। और जनन छिद्र जो 2 सेल में होते हैं, तो उनका जो है जनन कोशिका विभाजित हो जाती है, 2 नरयुग्मक का निर्माण करती है। और ये कहाँ से घुसते हैं, बीजांड द्वार से, माइक्रोपाइल से होकर के घुसते हैं, और फिलीफॉर्म अपरेटस इसका मार्गदर्शन करता है। और एक सहायक कोशिका से ऊपर निकल जाता है ध्रुवीय केंद्रक की तरफ, और एक अंड कोशिका से फ्यूज हो जाता है, युग्मनज बनाता है जाइगोट, जो आगे चलकर के भ्रूण या एम्ब्रियो के रूप में भ्रूण एकत्रित करता है और भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है, खाना एकत्रित करता है। और दूसरा नरयुग्मक हमारा ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर के त्रिक संलयन करता है। 3n इसकी प्लॉइडी होती है, इसकी 2n होती थी, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और इसकी बराबर वाली सेल प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है, और ये अगर मिलकर के भ्रूणपोष बनाते हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और स्क्रीनशॉट लीजिए, कल इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे, भ्रूण और भ्रूणपोष के बारे में, है ना। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देख लीजिए एक बार और, यहाँ तक सबको सब क्लियर है ना। ठीक है, एक टॉपिक था आपका देखिए, कृत्रिम परागण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, कृत्रिम परागण में क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो है इसमें जो परागकण जो निषेचन हो हमारी मर्जी से हो। हम चाहेंगे कि एक लाल पुष्प के साथ सफ़ेद पुष्प का परागण करा दें और हम गुलाबी पुष्प का फॉर्मेशन करें, तो हमें कृत्रिम परागण करना होगा। और हम चाहेंगे इस पुष्प में कुछ जेनेटिक बीमारी है, तो इसका परागण किसी दूसरे पुष्प के परागकणों द्वारा हो, तो हम उसको कवर कर देंगे, उसके स्त्री केसर को, वर्तिकाग्र को, और एक नए वर्तिका उस पुंकेसर लाएंगे, वहीं झाड़ देंगे उसके ऊपर, और जो नई संतान उत्पन्न होगी उसमें शायद वो बीमारी ना हो। तो यह हम चाहते हैं, एक नई कृत्रिम रूप से नई जनरेशन तैयार करने का काम करते हैं। नई नई वैरायटी आम की बनाई जाती हैं, वो कृत्रिम परागण से बनाई जाती हैं। वो तो खैर अलग टेक्निक हो जाती है, लेकिन कृत्रिम मतलब ह्यूमन जिसमें
पार्टिसिपेशन कर दें, ह्यूमन बना दें, उसको कृत्रिम बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्रक्रिया होती हैं, एक होता है हमारा विपुंसन, एक होता है थैलीकरण। विपुंसन में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, चिमटी की सहायता से द्विलिंगी में बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसरों को काट देते हैं, सरों को परिपक्व होने से अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग कर देते हैं। और थैलीकरण में क्या होता है, इसमें होता है इस स्त्री केसर को, वर्तिकाग्र को पन्नी से या बटर पेपर से हल्के कागज से वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पूर्व ढक देते हैं। ठीक है, इसको विपुंसन कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब द्विलिंगी प्लांट है, तो उसको द्विलिंगी फ्लावर है, मतलब इस पे स्त्री केसर है और इस पे पुंकेसर भी है, तो इसके जो पुंकेसर को चिमटी की सहायता से काट देंगे ताकि इसके जो परागकण है इस पे आकर के ना गिरें, और इसके ऊपर वाले पार्ट को पन्नी से कवर कर देंगे या बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि हम जो चाहें वही परागण इस पे गिरें, दूसरे कोई संक्रमित ना कर दें इसको, ऊपर से कोई भी अनचाहा परागण ना आकर के इसको कांटेक्ट में आ जाए और निषेचन हो जाए। इसको कवर कर देंगे परिपक्व होने से पहले, क्योंकि परिपक्व के टाइम ही तो निषेचन होता है, परिपक्व से पहले। तो जब ये परिपक्व हो जाएगा तब इसको खोलेंगे और जो परागकण हम लाना चाहते हैं जिस पुष्प के इस पर डालने के लिए, निषेचन के लिए, उसको ला करके झाड़ देंगे इसके ऊपर और फिर से बटर पेपर से कवर कर देंगे, तो हमारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें हैं, इसमें लिख देते हैं वांछित परागण लाकर थैली को खोल देते हैं, खोलकर परागकण उस पर झाड़ देंगे और फिर से कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। विपुंसन में काट के अलग करना, थैलीकरण में ऊपर से पन्नी को बांधना। जब वांछित परागकण को ले आएंगे तो थैली को खोलेंगे और इसमें परागकण डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद थैली को फिर से कवर कर देंगे। ये हमारी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ तक आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक एम्ब्रियो एंडोस्पर्म होगा, बहुभ्रूणता होगा। इसमें अगला जो हमारा पार्ट आएगा चौथा, शायद उसमें ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट रह गया है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं रह गया है। असंगत जनन रह गया है, कुछ घासों वासों के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, बहुभ्रूणता टॉपिक रह गया है। यही कुछ टॉपिक रह गए हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, कंप्लीट हो जाएंगे वैसे जहाँ तक है। थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। किसी को कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट में बता दीजिए करिए। ठीक है।